हेलो दोस्तों। आज जो एनीमे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ये काफी दिलचस्प है। इसकी रेटिंग 10 में से 8 है। आइए शुरू करते हैं। एक गांव में एक लकड़हारा था। वह हर दिन पहाड़ी पर लगे बांस के पेड़ों को काटता था और उनसे अपनी जीविका चलाता था। उसका नाम मियात्सुको है। एक दिन हमेशा की तरह मियात्सुको जब लकड़ी काटने के बाद घर लौट रहा था तो उसने एक जलता हुआ बांस का पौधा देखा। उसके बगल में उसने एक छोटा बांस का पौधा देखा जिसके अंदर एक छोटी राजकुमारी थी। जब उसने इसे देखा तो उसने सोचा कि यह भगवान ने उसे दिया है। इसीलिए वह उसे अपने हाथों की हथेलियों में लेकर घर ले गया और अपनी पत्नी को दिखाया। उसने इसे देखा और सोचा कि यह एक कहानी है, लेकिन जैसे ही वह उस बच्चे को अपने हाथों में लेती है, गुड़िया बड़ी हो जाती है। वह उसका पालन पोषण करती है और दोनों उसका नाम राजकुमारी रखते हैं। मियात्सु और उसकी पत्नी उस लड़की को राजकुमारी की तरह पालना चाहते थे और अपनी संतान की तरह उसकी देखभाल करना चाहते थे। वह लड़की बहुत तेजी से बढ़ रही है। वह चढ़ते और लुढ़कते हुए चलना सीखती है। उसके आसपास के बच्चों ने बच्ची को बांस की छड़ी की तरह रेंगते और बहुत तेजी से बढ़ते देखा और उसे बच्ची बांस कहना शुरू कर दिया। उसके पिता उसे राजकुमारी कहते हैं। फिर वह अपने पिता के साथ जंगल में जाती है और कुछ अन्य बच्चों से मिलती है। उनमें से सबसे बड़ा सुतेमारू उसे जंगली सुअर से बचाता है और उसका दोस्त बन जाता है। उनके देखते ही देखते वह और भी बड़ी हो जाती है। फिर से उसे बांस कहा जाता है। जंगल में उन बच्चों के साथ भटकना और खेलना। दूसरी ओर मियात्सुको को एक और बांस काटते समय सोने के सिक्के मिलते हैं। राजकुमारी छोटी छोटी चीजें सीखती हैं जो वह करती है और अपने दोस्तों के साथ खेलती हैं। सुतेमारू भी घर जाता है और उनके द्वारा किया जाने वाला लकड़ी का काम करता है। हालांकि मियात्सुको को उसका एक साधारण लड़की की तरह बड़ा होना पसंद नहीं था। एक दिन मियात्सुको को एक बांस की शाखा में एक रोशनी दिखाई देती है। इस बार उसे राजाओं द्वारा पहने जाने वाले रेशमी वस्त्र मिलते हैं। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है कि भगवान चाहते हैं कि वे उसे एक राजकुमारी के रूप में एक महान जीवन दें। इसलिए वे शहर जाते हैं और उसे वह सब कुछ दे सकते हैं और उसे एक शाही राजकुमारी की तरह पाल सकते हैं। राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाती है और उनके लिए दांत, पक्षी और अन्य चीजें लाती है। एक पक्षी का शिकार करते समय सुतेमारू तटबंध पर फिसल जाता है। तब राजकुमारी उसे बचाती है और उसके घावों पर पट्टी बांधती है। उसके लिए विभिन्न नौकरों की व्यवस्था की है। वे भी राजकुमारी को एक महान लड़की बनाने के लिए खुद को छिपाते हैं। राजकुमारी पहले अपने कमरे में उस नए घर को देखकर बहुत खुश होती है और सभी उत्साह से इधर उधर घूमते हैं। फिर लेडी सागामी आती है, जिसे मियात्सुको ने उसे शाही शिक्षा सिखाने के लिए काम पर रखा है। सागामी उसे एक महान राजकुमारी में बदलने के लिए सब कुछ सिखाती है। जैसे वह शाही महल में शिक्षा देती है, संगीत खड़े होने से लेकर खिलौने बनाने तक सब कुछ सिखाता है। शरारती राजकुमारी धीरे धीरे अपने रास्ते पर चलती है। मियात्सुको और उसकी पत्नी इसे एक स्वर्गीय देवी के रूप में सोचते हैं। एक राजकुमारी को हर कार्य में निपुणता सीखते हुए देखना एक खेल की तरह लगता है। कुछ दिनों बाद जैसे ही राजकुमारी की उम्र बढ़ती है, मियात्सुको उसका नाम राजकुमारी रखना चाहता है। वह उसे एक असली राजकुमारी बनाने के लिए एक रात्रि भोज का भी आयोजन करता है। फिर मियात्सुको भव्य रात्रि भोज बनाता है। वहां आए कुछ लोगों ने शराब पी और मियात्सुको को यह कहते हुए सुना कि वह उसे शाही परिवार के सदस्य की तरह बनाना चाहता था। यह कहकर उसका मन भारी हो गया और वह पहाड़ी क्षेत्र में चली गई, जहां वह पहले से ही सुतेमारू और उसके पुराने दोस्तों की तलाश में थी। वह देखती है कि पुराने घर में कोई और भी है। तब कागुया अपने पुराने घर जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होने के कारण वे वापस जाते हैं और बर्फ में गिर जाते हैं। लेकिन जब वह उठती है तो उसे अपने घर में अपनी मां के बगल में वापस आना एक सपने जैसा लगता है। कागुया एक राजकुमारी की तरह बड़ी हो रही है, दिन प्रतिदिन खुद को सुंदर बना रही है। वह अब दृष्टि को पढ़ने पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है। मियात्सु उसके लिए उपहार लाता है ताकि सभी शाही परिवार कागुया को उनमें से एक मान ले। शहर में कई लड़के जो कागुया की सुंदरता के बारे में जानते हैं उसे प्रेम पत्र लिखते हैं। कागुया के लिए पति चुनने का एक समारोह आयोजित किया जाता है। जब वसंत आता है तो उससे विवाह करने के लिए 5 कुलीन परिवारों के लोगों के पत्र उसके पास आते हैं। सागामी उन्हें कागुया को देती है और उसे उनमें से किसी एक को चुनने के लिए कहती है। कागुया इसे नोटिस करती है और उन सभी को परखती है, यह शर्त रखकर कि वह उसी को चुनेगी जो उन सभी दुर्लभ खजानों को लाएगा जिनकी वे प्रशंसा करते हैं और जिनसे उसकी तुलना करते हैं। ये राजकुमार हर हफ्ते दूर हो जाते हैं।
जब उन्हें लगता है कि कोई खजाना उन्हें नहीं मिल सकता, कागुया खुशी खुशी नवोदित चेरी के पेड़ों को देखने निकल जाती है। एक छोटा बच्चा उसके पास आता है, जबकि वह खुशी खुशी वहां घूम रहा होता है। लेकिन राजकुमारी होने के कारण सभी दूर चले जाते पेड़। जब मियात्सुको को पता चलता है, वह भाग जाता है। एक और राजकुमार भी डुप्लीकेट लाया हुआ पाया गया। दूसरा राजकुमार समुद्र में जाता है और सब कुछ खो देता है और अंततः अपना प्रयास छोड़ देता है। चौथा झूठ बोल रहा है। यदि पांचवें का उपयोग किया जाता है तो वह अपनी जान गंवा देगा। यह जानते हुए कि कागुया को बहुत कष्ट होता है, वह बगीचे को खराब कर देती है जिसे उसने बचपन में प्यार से जंगल की तरह उगाया था। तब मियात्सु खुशी खुशी आता है और उसे बताता है कि एक राजकुमार सीधे कागुया को चाहता है, लेकिन वह उसे अस्वीकार कर देती है क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करती है। क्रोधित राजा चुपके से कागुया के पास जाता है और उसे किसी भी तरह से पकड़ने के लिए उसे पकड़ लेता है, लेकिन कागुया उसके हाथों से गायब हो जाती है। यह महसूस करते हुए कि उसे वह पसंद नहीं है, राजा वापस चला जाता है। वह कहती है कि वह चंद्रमा से आई है। जब राजा उसका अपहरण करने आया तो उसने अनजाने में चंद्रमा से उसे बचाने के लिए प्रार्थना की। जब चंद्रमा ने वह प्रार्थना सुनी तो उसने उसे अपने अतीत की याद दिलाई और उनसे कहा कि वे उसे आने वाले पूर्णिमा के दिन वापस ले जाएंगे। यह सब सुनकर मियात्सु शिकायत करता है, तुम यहां से क्यों जाना चाहते हो? हमने तुम्हारे साथ क्या किया है? कागुया रोती है कि वह उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहती है। मियात्सु इमारत को एक महल में बदलना शुरू कर देता है ताकि कोई भी उसे वापस नहीं ले जा सके। वे कागुया को अपनी पसंदीदा पहाड़ी जगह पर भेजते हैं। कागुया वहां सुतेमारू से मिलती है। वे दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। कागुया पुरानी यादों को याद करता है और उससे कहता है कि वह तभी खुश होती है जब वह उसके साथ होती है। कागुया और सुतेमारू पहाड़ियों के बीच से उड़ते हैं और चारों ओर घूमते हैं। जब अंततः पूर्णिमा आती है तो सुतेमारू वहां अकेला पड़ जाता है। वह फिर से अपनी पत्नी और बच्चे से मिलता है। जो कुछ भी हुआ उसे ऐसा लगता था कि उसके लिए एक सपना था। बुद्ध कागुया को ले जाने के लिए चंद्रमा के पार आए और शेष दल को मियात्सुको की सेना द्वारा रोका नहीं जा सका। आखिरकार कागुया अपने माता पिता को गले लगाता है और अलविदा कहता है। बुद्ध की सहायता उसे उसकी सभी सांसारिक यादों को भुला देती है। जब वह कागुया को एक शॉल से ढक देती है, मियात्सुको और उसकी पत्नी दुख में डूब रहे हैं। कागुया को अपना अतीत याद आता है। वीडियो में थोड़ी गलतियां हुई हैं, उसके लिए माफ करना। और अगर यहां तक अपने वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाला कंटेंट इससे भी बेहतर होगा तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। धन्यवाद।